नेतन याहू ने एक दफ़ा ये बात कही थी कि मैं अमेरिका में आग लगा दूंगा अगर वो मुझ पे ज़्यादा दबाव डालेंगे ना तो। अच्छा, वो भी अब आप देखें ना, सूरत-ए-हाल बनना शुरू हो गई है। अजीब वाक़यात हो रहे हैं अमेरिका में जो इससे पहले कभी ना किसी ने सुने ना देखे। दो तरह का काम अमेरिका के ऊपर हो रहा है। एक ये कि उसकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको प्रेशराइज करना और उकसाना या मजबूर कर देना ईरान पर हमला करने के लिए। दूसरा ये कि एक इंटरनल थ्रेट क्रिएट करना कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर अमेरिका इस हैसियत में बाकी नहीं रहेगा। जैसे बच्चे को राज़ी कराने के लिए कोई लॉलीपॉप दिया जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस तरह की कोई बम शम गिरा के, कुछ बड़े हैवी बम, और ये डंडोरा पीट के कि हमने वो सारा यूरेनियम जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर दिया है, तबाह बर्बाद कर दिया है। और बदले में ईरान ने भी कतर के ऊपर दो चार जो है ना वो मिसाइल मार के तो यानी गोया जैसे को तैसा करके तो मामला जो है ना वो खत्म हो गया। लेकिन इससे इसराइल मुतमईन नहीं हुआ। ईरान और सऊदीया से पहले टारगेट पाकिस्तान होना चाहिए था, क्योंकि जब आपने हर ताकत को मिटाना है तो एक ऐसा मुसलमान मुल्क जिसके पास एटमी ताकत है और एक बड़ी मजबूत फौज है, उसको जो है ना वो एक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी में तो फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं, खालिद महमूद अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। सर, अक्सर हम आपकी वीडियोस देखते रहते हैं, आपको सुनते हैं, आपकी ग्रिप है बड़ी जो सियासी दुनिया के जो मामलात हैं और बहुत सारी चीज़ों पर। तो आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करूँगा, वो पहला तो जो हमारा टॉपिक है वो है ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान जो इस टाइम चल रहा है। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं एप्स्टीन फाइल जैसी एक चीज आती है, वो प्रॉपर बताती है कि किस तरह मोसाद ने अपना नेटवर्क फैलाया हुआ है। जितने भी अमेरिका की बड़ी पोजीशन है की उन पर किस तरह मोसाद काबिज है। तो इन टॉपिक्स पे आपसे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप ने मुझे लिया है अपने प्रोग्राम में। आपकी नवाजिश है। बाकी ये कि जहाँ देखिए मामलात ये जो होते हैं ना, इतने सिंपल नहीं होते, सादा नहीं होते। बहुत सारे इसके पीछे जो है ना डायनेमिक्स होते हैं, अंडर करंट्स होते हैं। और बाज़ औक़ात कोई काम होते होते रह जाता है, कोई फैसला कुछ होता है आखिरी टाइम में ज़रा बदल जाता है, किसी एक आदमी की या किसी एक फैक्टर की इन्वॉल्वमेंट से बदल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह का बिल्डअप हुआ था उसमें तो साफ लगता था कि भाई ये तो अब सुबह या शाम की बात है। लेकिन ये कि अब ज़रा कुछ वो मुअख्खर होता नज़र आ रहा है। लगता है कि कोई पीछे कोई कार फरमा जो भी फोर्सेस हैं उन्होंने कुछ जो है ना उसमें ताख़ीर का कोई सूरत पैदा कर ली है। अच्छा, अब अगर हम इसका तजिया करें, यानी ये तो वो चीज़ें जो मंजर है, इसका ज़रा थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो आपको याद होगा कि ये जो एप्स्टीन्स फाइल्स वाला मामला है ये जो है ना चल रहा था। और काफ़ी दिनों से चल रहा था, बल्कि कुछ अरसे हो, एक साल से ऊपर हो गया कि ये चल रहा था। लेकिन बिल्कुल। पिछले कुछ कोई ईरान पर हमले से पहले इसमें शिद्दत आ गई थी। शिद्दत आ आप गई। अगर CNN देखें या इस तरह के जितने भी अमरीकी जो है ना बड़े जो चैनल्स हैं तो उनमें ज़्यादा जो है ना इसका ज़ोर शोर से जिक्र हो रहा था। बिल्कुल। फिर अचानक एक सुबह जो है ना पता चला कि जी ईरान पर हमला करना है और उसकी तैयारी करना है, और वो जो है ना बहुत ज़रूरी हो गया है कि वो एक अनस्टेबिलिटी पैदा कर रहा है मशरिक़ वस्ता में, तो उसका इलाज बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल। जो ही ये ऐलान हुआ ना तो सारा मंजर बदल गया, कम अज़ कम मीडिया पर जो है ना मेन स्ट्रीम मीडिया पे मंजर बदल गया। अब ईरान खबरों में आ गया और ये जो है ना एप्स्टीन्स फाइल वाला मामला पीछे चला गया। अब ये बड़ा बिल्कुल। दिलचस्प मामला है कि इस अरसे में फिर वो बात नहीं हुई जब तक वो बिल्डअप होता रहा। हम्म। जो ही ये ऐसा महसूस हुआ कि अमेरिका जो है ना हिचकिचा रहा है, या ये हम्म। कि कुछ अभी वो ताखिर चाह रहा है, एकदम नहीं करना चाहता या इसको टालना चाह रहा है, तो एक हम्म। वो जो है ना एकदम वो फाइलें जो है ना फिर आना शुरू हो गई। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि कोई तो पीछे जो है ना हम्म। प्रेशराइज कर रहा है, यानी अमेरिकी सदर को प्रेशराइज कर रहा है। और बिल्कुल। अमेरिका को गोया डिक्टेट करा रहा है कि जी जो हम हम्म। चाहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। हम्म। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले ना, ये यानी मेरा ख्याल 6 7 8 10 साल हो गए होंगे शायद, कि हम्म। नेतन याहू ने एक दफ़ा ये बात कही थी कि मैं अमेरिका में आग लगा दूंगा अगर वो मुझ पे ज़्यादा दबाव डालेंगे ना तो। अच्छा, हम्म। वो भी अब आप देखें ना सूरत-ए-हाल बनना शुरू हो गई है। अब अजीब वाक़यात हो रहे हैं अमेरिका में जो इससे पहले कभी ना किसी ने सुने ना देखे, कि हम्म। अमेरिका में लॉ इन्फोर्समेंट जो है ना एजेंसीज जो हम्म। हैं वो हम्म। कोई ब्रुटैलिटी पे ऐसी उतर आई हैं कि पब्लिक हम्म। रिएक्शन पैदा हो गया। हम्म। और आपने देखा कि वहाँ पे मुजाहरे हो रहे हैं, और ये चीज़ें हम्म। इसी तरह जो है ना इनिशिएट होती हैं, फिर बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी जो है ना वो मसाइल खड़े कर देती हैं। तो हम्म। मेरा ख्याल है कि दो तरह का काम अमेरिका के ऊपर हो रहा है। एक ये कि हम्म। उसकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको प्रेशराइज करना और उकसाना हम्म। या मजबूर कर देना ईरान पर हमला करने के लिए। बिल्कुल। अच्छा। और दूसरा जी। दूसरा ये कि एक इंटरनल थ्रेट क्रिएट करना
कि अगर आप हम्म। ये नहीं करेंगे तो फिर अमेरिका इस हैसियत में बाकी नहीं रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि क्या आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से मोसाद या इजराइल जो चाहता है वो नाखुश है नेतन्याहू, इसलिए अमेरिका में ये सारी चीजें हो रही हैं? जी, मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूँ कि असल में देखें, ये जो भी ममालिक है, फ्रांस है, अमेरिका है, हम्म। फिर इसराइल है, या हम्म। और जो बड़े जो है ना गेम में जो बड़े खिलाड़ी हैं, रशिया हम्म। है, या जो भी आप जिन्हें कहें, हम्म। इस्लामती कौंसिल में जिनके पास वीटो पावर्स है, हम्म। तो ये जो लोग हैं ना, ये जो ममालिक हैं, तो हम्म। इनको पॉलिसी इसी तरह गैर महसूस तौर पे डिक्टेट कराई जाती है, उन्हें वो करना पड़ता है, ना करें हम्म। हम्म। तो फिर ये होता है कि हादसे हो जाते हैं, या ये कि हम्म। कोई ना कोई स्कैंडल आ जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, और हम्म। फिर जो न्याय आता है उसे वो करना पड़ता है कि जो कोई उसकी कानून में फूंक रहा होता था। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरी जानिब हम देखें कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेज़ुएला में कर लिया, अमेरिका ने जिस तरह वहां के प्रेसिडेंट को उठा लिया, क्या हम्म। इस तरह का वो कोई एडवेंचर, क्योंकि ईरान में तो नजर नहीं आ रहा कि वो इतनी शिद्दत से कोई चीज कर सकते हैं, लेकिन जो अजाइम है, पहले तो अमेरिका कहता था कि वहां पर यूरेनियम है और वो तमाम चीजें, और वहां पर एटमी हथियार बनाने के करीब है इसराइल और ईरान, यही अमेरिका यही बातें करते थे। लेकिन जब लास्ट उन्होंने इस पर जो अटैक किया था इसराइल ने ईरान पर, तो उसमें उन्होंने कहा था हमने वो जगह, वो चीजें वो खत्म कर दी हैं जहां ये चीजें हो रही थी, अब वो नाकारा हो गई हैं, अब उसका कुछ नहीं होगा। लेकिन इस तमाम के बावजूद अब डोनाल्ड ट्रंप के क्या अजाइम है ईरान में? अच्छा, जो पहला भी हमला हुआ था ना, जिसमें मुझे हम्म। महसूस ऐसा होता है कि वो इसराइल की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी, बस जैसे बच्चे हम्म। को राजी कराने के लिए कोई लॉलीपॉप दिया जाता है, हम्म। तो हम्म। डोनाल्ड ट्रंप ने उस तरह की कोई बम शम गिरा के, कुछ बड़े हैवी बम, और एक हम्म। दो साइट्स जो है ना उन पर वो करके, और B-52 तैयारों से बमबारी करके, और ये हम्म। डंडोरा पीट के कि हमने वो सारा यूरेनियम जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर दिया है, तबाह बर्बाद हम्म। कर दिया है। और बदले में ईरान ने भी कतर के ऊपर दो चार जो है ना वो मिसाइल मार के, तो यानी हम्म। गोया जैसे को तैसा करके, तो मामला हम्म। जो है ना वो ख़त्म हो गया, लेकिन इससे हम्म। इसराइल मुतमईन नहीं हुआ। ठीक है। आप इसराइल के नुक्ता नज़र से देखें ना, दो तीन चीज़ें अहम। हम्म। एक चीज़ ये है कि इसराइल, यानी एक दुनिया में बातें 10 साल से हो रही हैं, मशरक़ हम्म। वस्ता का नया नक्शा बनाने का, हम्म। जुग्राफिया तब्दील होने का, ठीक है जी। हम्म। दूसरी बातें इससे पहले साजिशी थ्योरी के उस जैल में आती थी, लेकिन अब एक वो यानी फैक्ट बन के सामने आ गई हैं कि ग्रेटर हम्म। इसराइल का नक्शा कहीं ना कहीं पे मौजूद है, और हम्म। उसके लिए जो है ना वो अमल दरामद के लिए भी बाकायदा प्लानिंग और सारी चीज़ें हो रही हैं, उसकी एग्जीक्यूशन भी बिल्कुल, हो रही है। और बिल्कुल। उसी सिलसिले की कड़ी थी, अब जाके चीज़ें क्लियर हो गई ना, कि उसी सिलसिले हम्म। की कड़ी थी सद्दाम हुसैन को रिमूव करना, इराक को हम्म। तबाह बर्बाद करना, उसी सिलसिले की कड़ी थी शाम के अंदर जो है ना मुख्तलिफ जो है ना वो ग्रुप्स खड़े करना, जिसमें बड़े हम्म। दीनदार ग्रुप्स भी थे और वगैरह वगैरह, आपको पता ही है सारी बात। तो ये बिल्कुल। सारा दर हकीकत एक इंसर्जेंसी पैदा करके एक रियासत को कमज़ोर कर देना, कि वो हम्म। रिजिस्ट ना कर सके, अपने दिफा के काबिल भी ना रहे। फिर लीबिया बिल्कुल। का मामला हुआ, वो हम्म। आपके जो है ना हम नाम मुअम्मर कज़ाफ़ी के साथ जो कुछ भी बिल्कुल। हुआ, ये देखें, ये हम्म। जालिम हुक्मरान थे, इसमें कोई शक नहीं है, हमें इसमें कोई वो दो आरा नहीं है। लेकिन हम्म। बहरहाल ये एक गैरत भी रखते थे, एक चलें कौमी हम्म। गैरत कह लें, एक हम्म। नेशनलिज्म का जज्बा इनके अंदर मौजूद था, वो सद्दाम हुसैन हो, मुअम्मर कज़ाफ़ी हो, या हम्म। इवन हाफिजुल असद हो, या जो बाद में हम्म। जो उनके बशारुल असद थे। तो हम्म। ये एक जैसे कौमी जज्बा होता है, वो तो था ना हम्म। सबके अंदर। तो बिल्कुल। उसके नतीजे में वो कोई ना कोई हाथ पांव भी मारते थे, हम्म। कभी एटम बम बनाने का शौक चुराता था, कभी कोई, हम्म। बहरहाल कुछ ना कुछ कर लिया था। तो हम्म। एक जो है ना हर जगह पे अप लिफ्ट करके ना वो, बल्कि हम्म। एक अपराइजिंग करके अवाम की, हम्म। और रियासत को कमज़ोर कर दिया गया। और बिल्कुल। यही जो है ना, इसमें अब रह क्या गया है, एक सऊदी अरब रह गया है जी, जो कुछ कर सकता है, जो इंटेक्ट है, कहें जिसकी ताकत हम्म। पावर उसी तरह बहाल है। और दूसरा जो रह गया है वो है ईरान, जो मैं हम्म। बात असल में कहना चाहता था। तो जी जी। सऊदी अरब का नंबर आना है आखिर में, हम्म। उससे पहले ईरान का नंबर लग गया हुआ है। बाकी तो हम्म। और कोई रुकावट है नहीं, ईरान से खतरा मौजूद है। तो वो, हम्म। चूंकि वो चाहते हैं कि जिसे कहते हैं ना कि कोई अंदेशा बाकी ना रहे कहीं से कोई रेजिस्टेंस का, तो पहले हम्म। ज़रा ईरान का कांटा निकाल लिया जाए, और जब ये हो हम्म। जाए तो फिर हम वो अपना आखिरी यलगार करें, जिसमें फिर ये कि बिल्कुल खुल के आ जाएं,
تو اس سے پہلے ہوں ایران کا معاملہ نپٹا لینا چاہیے۔ بالکل اچھا سر، اس میں تو پھر وہ پاکستان کو بتایا جاتا ہے، بہت سے ڈیفینس اینالسٹ کہتے ہیں کہ اگر ایران پر وہ اپنے جو بھی رجیم چینج کرنا چاہیں یا اپنی وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی حکومت وہاں پر لے آئیں، وہ چاہے شاہ آف ایران جو والی اس میں آ جائے یا کچھ نہ کچھ جو بھی ہو جائے، اگر ان کی حمایتی وہاں پر ایران پہ حکومت آ جاتی ہے تو اس سے بعد جو پاکستان کا ایٹمی اثاثہ ہے، پاکستان کے پاس جو ایٹمی ہتھیار ہے، اسرائیل کی اس پر نظر ہوگی۔ اس طرح بھی تو سر یہ باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا دیکھیں، یہ تھوڑا سا معاملہ تھوڑا سا بدل گیا ہے، میں جی مطلب یہ میں خوشی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ امید کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، آج سے اگر 10 سال پیچھے جائیں نا، تو یہی بات تھی جو آپ نے فرمائی ہے ہوں بالکل۔ کہ ایران اور سعودیہ سے پہلے ٹارگٹ پاکستان ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہوں جب آپ نے ہر طاقت کو مٹانا ہے تو ایک ایسا مسلمان ملک جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے اور ایک بڑی ہوں مضبوط فوج ہے، اس کو ہوں جو ہے نا وہ ایک نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل۔ لہٰذا اگر آپ باریکی سے دیکھیں نا، 2001 کے بعد، 9/11 ہوں کے بعد، اگرچہ کہ وہ بات ہوں بڑی متنازع ہوئی اور مختلف ہی ہوئی، جو حمید گل ہوں صاحب نے بات کہی تھی کہ ہوں 9/11 بہانہ ہے، ہوں افغانستان ٹھکانہ ہے اور پاکستان نشانہ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل۔ اور ہوں مجھے اب اس وقت نام یاد نہیں آ رہا، لیکن ایک امریکی جرنیل تھے جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان اور سعودی عرب ہوں عراق اور افغانستان نہیں ہیں، ہمیں انہیں ہوں دوسری طرح سے نمٹنا ہوگا ان کے ساتھ۔ تو بالکل۔ یہ اگر آپ دو باتیں ذہن میں رکھیں کہ پاکستان نشانہ ہے اور ہوں پاکستان سے نمٹنا ہے دوسرے طریقے سے، یعنی کوئی وہ ہارڈ وار نہیں ہوگی، بلکہ ہوں کوئی جنگ کا کوئی اور طریقہ ہوگا جو ہم اختیار کریں گے۔ تو اب اگر آپ 9/11 کے بعد کے حالات کو دیکھیں تو یہ در حقیقت پاکستان کے خاتمے کے مختلف حربے یا یہ کہہ لیجئے کہ ایک پورا منصوبہ ہے جو لانچ کیا گیا، اور ہوں وہ بر وقت روب عمل نہیں آ سکا یا نتائج نہیں دے سکا، باوجود جو بھی تھیں، وہ ایک بالکل تفصیلی بالکل۔ بات ہے۔ تو آہستہ آہستہ ہمارے حکمرانوں کی کہیے یا جو بھی رولنگ ایلیٹ ہے یا جو بھی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی آنکھیں ہوں کھلتی چلی گئیں، اور ایک ہوں جیسے ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ میں اسے کوئی شعور نہیں کہوں گا، کوئی ادراک نہیں کہوں گا، کوئی جو ہے نا سمجھداری نہیں کہہ رہا، میں اسے ویژن نہیں کہہ رہا۔ ایک جیسے آپ پر کوئی ایکشن ہوا تو آپ ریئیکٹ تو کرتے ہی ہیں نا، تو اس بالکل ری ایکشن کے نتیجے میں آہستہ آہستہ وہ حقیقتیں کھل گئیں کہ جو مخفی تھی۔ بالکل لہٰذا اب 2022 کے بعد ایک مختلف پاکستان ہے۔ یہ وہ جو ایک ہم سمجھ رہے ہیں نا، جیسے کوئی گر رہا ہو، جیسے آہستہ آہستہ ڈرین ہو رہا ہو یا ملٹ ہو رہا ہو، یہ وہ پاکستان نہیں ہے۔ اب آہستہ آہستہ بننے والا، سنورنے والا، مستحکم ہونے والا، اپنے طاقت کو منظم کرنے والا وہ بن گیا ہوا ہے، یعنی گویا اب ہمیں بالکل پوری طرح شعوری طور پہ ادراک ہو چکا ہوا ہے کہ منصوبہ ہے کیا۔ تو جب بالکل آپ کو تھریٹ کا پتہ لگ جاتا ہے تو پھر آپ اسی طرح کے ڈیفینسو میئرز بھی لے لیتے ہیں، اور مجھے بالکل۔ لگتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد بھی کی ہے۔ آپ ذرا اس سیناریو کو دیکھیں کہ یہ جو ہے نا 9 مئی کو جو یا 7 مئی کو جو حملے کیے تھا اس نے، مودی نے، اور اس نے کہا تھا یہ نیو نارمل ہے، یعنی پہلے کیا تھا کہ یہ ملک کی سرحدیں تھیں، ان کا کوئی تحفظ تھا، تقدس تھا کہنا چاہیے، لیکن بالکل اب یہ ہے کہ میں ہمیشہ آیا کروں گا، مارا کروں گا اور واپس چلا جایا کروں گا، اور یہ نیو نارمل ہوگا، اسے آپ کو قبول کرنا پڑے گا، آپ اس بالکل۔ پر کوئی یعنی احتجاج نہیں کر سکتے۔ یہ ایک نارمل روٹین ہوگی، آئندہ کے لیے ہوگی۔ اگر یہ کامیاب ہو گیا ہوتا تو آپ سوچیں اس وقت پاکستان کہاں کھڑا ہوتا، یعنی اب 1 سال کے بعد اگر ہم دیکھیں، 9 مہینے کے بعد، تو ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ اس بالکل وقت ہم غزہ والی پوزیشن پر کھڑے ہوتے، اور ادھر آپ یقین مانیں اگر یہ بات نہ ہوئی ہوتی نا، پاکستان نہ بچ گیا ہوتا یا پاکستان نے اپنا دفاع نہ کر لیا ہوتا، تو آج ایران میں بھی رجیم چینج ہو چکا ہوتا۔ بالکل گریٹر بلوچستان بنانا ہے نا، تو گریٹر بلوچستان سارا پاکستان میں تو نہیں ہے نا، آدھا پاکستان میں ہے تو آدھا ایران میں بھی ہے۔ تو بالکل جب تک آپ ایران کا سٹرکچر توڑیں گے نہیں، اس کی قوت کو آپ ختم نہیں کریں گے، تو گریٹر بلوچستان کیسے بنائیں گے؟ بالکل بالکل ٹھیک ہے ٹھیک تو یہ اصل میں دونوں ممالک کے اوپر آنا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ پاکستان نے اپنے آپ کا اپنا دفاع کر لیا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس طرف کتنی جو ہے نا ایک جو ہے نا بے قراری ہوگی، اضطراب ہوگا، ایک انگزائٹی کی کیفیت ہوگی کہ یار یہ بالکل کانٹا ہم نے نکالنا تھا، نکال نہیں سکے۔ اب نکال نہیں وہ سکا۔ فرسٹریشن ہے کہ چلیں باقی یہ کر لیتے ہیں، پاکستان کے قریب جاتے ہیں، ایران کو ڈی سٹیبل کر لیتے ہیں، اس رجیم کو الٹ دیتے ہیں، تو قریب جا کے شاید کچھ ہم کامیاب ہوں۔ نشانہ اب بھی پاکستان ہے، لیکن بالکل یہ کہ اچھا اگر سر۔ جب آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ ہم نشانے پر ہیں، تو آپ وہاں باہر جا کے اپنا دفاع کریں گے نا، آپ بالکل ایران کو بھی سپورٹ کریں گے تاکہ کوئی دوسرا یہاں پہ نہ گھسائے۔ تو یہ مطلب اب تو بہت صورتحال بدل گئی ہے۔